दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये जरूरी खबर है, क्योंकि आपको अब घर बनाना महंगा पड़ जाएगा। जी हां, घर बनाने वाले सामानों के दामों में एक बार फिर से जबरदस्त उछाल आया है। यह सीमेंट में 20 से 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। ईंट भी लगातार लाल हो रही है। प्रति हजार दाम 6,500 रुपये से बढ़कर 8,000 तक पहुंच गए। इसका हवाला कोयले के दाम बढ़ने का दिया जा रहा है, जबकि फिलहाल भट्टा संचालकों के पास कोयले का पिछला स्टॉक ही है। नए रेट में खरीदे गए कोयले ने तो अभी तक अपना रंग दिखाया ही नहीं। ऐसे में ईंटों की कीमतों में और भी बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि आगे भी ईंटों की कीमत में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। सरिये के रेट भी बढ़े हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में बीते 2 सप्ताह से मौसम का मिजाज शुष्क बना रहा। जब बिहार में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी हवा के निरंतर प्रभाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा रही है। जब बिहार में आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम सामान्य रहने के साथ न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। जब कुछ स्थानों पर अगले 2 से 3 दिनों तक उच्च स्तर के बादल छाए रहेंगे। मैदानी इलाकों में सुबह से कुहासा छाया रहेगा। जब मौसम विभाग पटना के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान बिहार पटना, गया, औरंगाबाद एवं भागलपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे है। बिहार के बचे हुए भागों का न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव में छापेमारी करके पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3,33,000 के जाली नोट, 1 कलर प्रिंटर, 2 मोबाइल और चोरी की 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसको लेकर सारण पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर जाली नोट का कारोबार किया जा रहा है। इसके बाद टास्क टीम का गठन किया गया। जहां टास्क टीम ने हल्दी छपरा गांव में छापेमारी करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार का महापर्व छठ आज सोमवार से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक बेहद खास त्यौहार है। 36 घंटे का ये व्रत निर्जला होता है। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है, जिसका काफी महत्व माना जाता है। ये पहला दिन होता है जिस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती है। शाम के वक्त गुड़ से बनी खीर खाई जाती है। यह खीर मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद का वितरण होता है, जो लोग घर घर जाकर के खाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए पैसे कमाने का शानदार मौका है। लोग अब हर महीने लाखों की कमाई कर सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने सुधा डेयरी प्रोजेक्ट को एक बार फिर से रफ्तार देने की पहल की है। यह सरकार ने बिहार के हर कोने में सुधा के दूध और अन्य उत्पाद की बिक्री करने के मकसद से बूथों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक बिहार के सभी नगर निकायों और 534 प्रखंडों में अब सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। जब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार ने कमफेड के माध्यम से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए कुछ महीने पहले ही जमीन उपलब्ध कराने का लेटर जारी किया था। इस लिहाज से देखा जाए तो फिर अगले 4 साल में बिहार में 600 सुधा डेयरी के बूथ खुलेंगे। माना जा रहा है कि एक बूथ पर आमतौर पर 5 या फिर उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो फिर तकरीबन 3 से 4 हजार बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है। हर महीने एक बूथ से लाखों की कमाई होती है। इसके जरिए आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी का 5 साल हो चुका है, इसके सफलता पर विचार करना बेहद जरूरी है। शराब कानून को एक बार रिव्यू करने की हर हालात में जरूरत है। शराबबंदी कानून फेल होने का कारण पुलिस है। बिहार में कुछ जगहों पर पुलिस शराब बिक्री का हिस्सा बन चुकी है। जहां पर पुलिस का प्रभाव ज्यादा है वहां पर चोरी छिपे शराब बिक्री हो रही है। शराबबंदी कानून को फिर से देखने की आवश्यकता जरूरी
गई है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि पूर्वी चंपारण मेरे संसदीय क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की स्थिति भयावह है। पूर्वी चंपारण में पुलिस प्रशासन के सहयोग से शराब का काम चल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जहां उनकी किडनी में खराबी और बढ़ गई है और किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की तैयारी की जा रही है। लालू का परिवार पटना से दिल्ली रवाना हो गया है। डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है और उसके बाद उन्हें देश से बाहर भी ले जाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उनकी किडनी में खराबी और बढ़ गई है और किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसको लेकर लालू परिवार सिंगापुर के डॉक्टरों के संपर्क में भी है। जब लालू यादव की तबीयत पिछले काफी वर्षों से खराब चल रही है, काफी सालों से, जहां वे किडनी के रोग से ग्रसित है। लालू यादव को किडनी की समस्या के साथ साथ दिल की बीमारी भी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्णिया की बेटी ऋषा रानी मौर्य ने ऑल इंडिया नीट परीक्षा में 811 अंक प्राप्त करके पूर्णिया का नाम रोशन किया है। जहां ऋषा ने बताया है कि कड़ी मेहनत एवं माता पिता के मार्गदर्शन एवं शिक्षकों के सही दिशा निर्देश का ये फल है। ऋषा रानी ने यह सफलता दूसरी बार में हासिल की है। जहां इसके साथ ही उसका डॉक्टर बनने का भी सपना साकार हो गया है। जहां ऋषा के पिता अवधेश कुमार मंडल ने बताया है कि ऋषा बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से 4 दिनों में 41 लोगों की मौत होने के बाद नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सवाल गहराने लगे हैं। एक बार फिर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लोग जहरीली शराब से नहीं मर रहे हैं, बल्कि सरकार ने उनकी हत्या कराई है। तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से मौत के लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि बिहार में लाशों का ढेर लगने के बावजूद भी शराबबंदी का ढोंग करने वाले संवेदनहीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप है, क्योंकि अवैध शराब के धंधे में उनकी मिली भगत है। नीतीश सरकार की अवैध शराब के कारोबार और तस्करी में सीधे एवं प्रत्यक्ष संलिप्तता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार में पिछले 3 दिनों में शराब माफिया संघ मिलकर बिहार सरकार द्वारा आपूर्ति की गई जहरीली शराब से बिहार में 50 से अधिक लोगों की संस्थागत हत्या हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिपाही और चौकीदार को बर्खास्त करना ही शराबबंदी नहीं है। आखिरकार बिहार में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग तथा पुलिस का कोई भी शीर्ष अधिकारी आज तक क्यों बर्खास्त नहीं हुआ है? इसका मतलब साफ है कि शीर्ष लोगों की मिली भगत के बिना, यानी कि ऊंचे लोगों की मिली भगत के बिना कोई भी शराब नहीं बेच सकता। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि थाने से शराब की बिक्री हो रही है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारियों और सत्ताधारी नेताओं तक कमीशन नहीं पहुंच रहा है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुख्यात शराब माफियाओं की मुख्यमंत्री आवास में सीधे पहुंच है? दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएसएससी के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिनों दिन छात्रों का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। आपको बता दूं कि बीएसएससी के छात्र क्यों गुस्सा कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि बीएसएससी के खिलाफ छात्रों का आक्रोश आखिर इतना क्यों है, तो आपको बता दूं कि 13,120 पदों के लिए 2014 में निकली प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 7.5 साल बाद भी पूरी नहीं होने से परीक्षार्थियों में घोर निराश है और वे काफी आक्रोशित भी हैं। बीएसएससी के खिलाफ अब एक बार फिर से 15 नवंबर को पटना में छात्रों का आंदोलन देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक बार फिर से एक बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। मामला पटना दीघा थाना क्षेत्र के माइका कॉलोनी की घटना है, जहां यहां ससुराल वालों ने अपनी ही बहू को फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। जहां वहीं इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लिया। साथ ही पुलिस ने महिला के पति को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पटना की माइका कॉलोनी में ससुराल वालों ने अपनी बहू की फांसी लगाकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार ससुराल वालों महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। इस बीच आज महिला की हत्या कर दी। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच पुलिस ने मृतक के पति को भी गिरफ्तार किया है। यह पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं घर में ताला बंद करके ससुराल वाले फरार हो गए हैं। यह पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हुई है। दोस्तों अब एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि इस महीने इस सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, जहां अब से 2 सप्ताह यानी कि 19 नवंबर को पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरेगी, जिससे चंद्रमा की सतह पर एक छाया बन जाएगी। नासा ने कहा है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 1:30 बजे के बाद चरम पर होगा, जब पृथ्वी सूर्य की किरणों से
पूर्णिमा का 97% भाग छिप जाएगा। इस शानदार खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा लाल रंग का हो जाएगा, यानी कि चांद लाल रंग का हो जाएगा। यह भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। असम और अरुणाचल प्रदेश सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लोग इस खगोलीय घटना को देख सकते हैं। इसे उत्तरी अमेरिका के लोग बेहतर तरीके से देख सकेंगे। अमेरिका के सभी 50 राज्य और मैक्सिको में रहने वाले लोग इसे देख सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया, उत्तरी यूरोप और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी दिखाई देगा। नासा के अनुसार आंशिक चंद्र ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट और 23 सेकंड तक चलेगा, जो 2001 और 2100 के बीच किसी भी अन्य ग्रहण की तुलना में अधिक लंबा होगा। नासा ने कहा है कि 21वीं सदी में पृथ्वी पर कुल 228 चंद्र ग्रहण होंगे। अधिकतर एक महीने में 2 चंद्र ग्रहण होंगे, लेकिन 3 ग्रहण भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया कर्मियों से मुलाकात की और अनौपचारिक बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान इस सवाल का जवाब भी दिया है कि वे कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को लेकर पहली बार कोई टिप्पणी की है। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पार्टी जहां से कहेगी वे वहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी का संसदीय बोर्ड है, किसे कहां से चुनाव लड़ना है इसका निर्णय उसी बोर्ड से ही होता है। उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा से चुनाव लड़ा हूं और आगे भी चुनाव लड़ता रहूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुरान की आयतें हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जिंदगी पर किताब लिखकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना के महाकाली मंदिर के दर्शन करने के बाद महंत यतीन नरसिंहानंद सरस्वती से अपने विवादित किताब मोहम्मद का विमोचन कराया। वसीम रिजवी का दावा है कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना दहशतगर्द विचार क्यों रखता है, इसी को यह किताब उजागर करती है। इसके अलावा उनका दावा है कि किताब पैगंबर मोहम्मद साहब के चरित्र को उजागर करती है। ये उनका दावा है वसीम रिजवी का। वसीम रिजवी ने कहा है कि यह किताब धर्मांतरण को रोकेगी, इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा लोगों को समझाएगी, इस्लाम किस तरीके से फैला है और इसका मकसद क्या है यह भी इस किताब से पता चलेगा। ये वसीम रिजवी ने कहा है उस किताब में। आपको बता दें कि वसीम रिजवी कुरान की आयतें हटाने की याचिका से भी विवादों में रहे थे। उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि कुरान की 26 आयतें दहशतगर्द को बढ़ावा देने वाली है। मामला काफी दिनों तक चर्चा में रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था और उस पर जुर्माना ठोक दिया था। यह सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा भी कई मर्तबा वसीम रिजवी अपनी विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि इस तरीके की हरकतें किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए लगातार की जा रही है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा देते हुए कहा है कि वे किसी भी तरह की साजिश का शिकार ना बने और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना दें जो सामने वाले व्यक्ति अपना मकसद पूरा कर सके। मौलाना ने कहा है कि विज्ञान की किताब वही पढ़ी जाती है जिसे कोई वैज्ञानिक या फिर कोई जानकार लिखता है। जो इंसान खुद ही जाहिल है उसकी लिखी चीजों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। दोस्तों, अब एक दिल्ली से अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दिल्ली की बुराड़ी में दीपावली पर एक अजीब ही मामला सामने आया है। एक बिरयानी की दुकान को बंद करवाने के लिए बजरंग दल के एक कार्यकर्ता दुकानदार को डराया धमकाया। इस दौरान युवक ने दुकानदार को आग से डराने की कोशिश की। दिल्ली के बुराड़ी में आलम मुरादाबादी बिरयानी नाम की दुकान के मालिक को धमकी दी गई है। धमकी के दौरान आरोपी ने खुद को राष्ट्रीय बजरंग दल का हिस्सा होने का दावा किया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी शख्स को कर्मचारियों को गाली देते और रेस्टोरेंट बंद करने के लिए उन्हें परेशान करते हुए सुना जा सकता है। ऐसा न करने पर आग से जलाने की धमकी भी दी जाती है बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक इस मामले में आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज कराया गया है। नॉर्थ जिले के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि अभी तक बुराड़ी पुलिस स्टेशन में कोई पीसीआर कॉल या फिर शिकायत नहीं मिली है। हालांकि तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है और कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत ने सब्जी के दाम में आग लगा दी है। बढ़ती कीमत से लोगों के थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी है। हरी धनिया 150 रुपए किलो तो फूल गोभी 50 रुपए पीस बिक रही है। जब दाम बढ़ने की वजह से लोग आलू से ही काम चला रहे हैं। सब्जी कारोबारियों की माने तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों के थोक विक्रेताओं का कहना है कि छठ की वजह से कुछ सब्जियों में तेजी बनी रहेगी। दुकानदारों का कहना है कि मजदूरों की किल्लत से भी सब्जियां खेतों से भी कम निकल रही है। बताया जा रहा है कि टमाटर और गोभी तो दूर की बात है, साग तक 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, जिस वजह से घर का बजट चरमरा गया है, बिगड़ गया है। जहां 2000 रुपए प्रति माह सब्जी में खर्च होता था वह 3 से 3500 रुपए तक अभी पहुंच गया है। हरी सब्जियां खाने वाले आलू प्याज और सोयाबीन से काम चला रहे हैं। लोगों ने बताया है कि सब्जियों के बढ़ते दाम के चलते किचन का बजट बिगड़ गया है। सब्जी से सस्ता तो नॉनवेज है। दोस्तों केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर 7-7 रुपए घटाए हैं। बिहार में पेट्रोल डीजल में वेट पर 3 रुपए से अधिक कटौती की है। यूपी में 12 रुपए की कटौती की है। मोदी सरकार के उत्पाद शुल्क कम करने के निर्णय के बाद देश की कई राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वेट कम करके अपनी जनता को राहत दी है। जहां राज्यों के वेट कम करने के चलते अब देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए के नीचे आ गए हैं, जो 100 के पार चले गए थे। मोदी सरकार की तरफ से की गई कटौती के बाद अब राज्यों में वेट कटौती करने की होड़ लग गई है। एक के बाद एक के तमाम राज्य पेट्रोल डीजल पर वेट कम करते जा रहे हैं, यानी कि टैक्स कम करते जा रहे हैं। इसी बीच आइए जानते हैं कि सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल इस टाइम में मौजूदा समय में कहां मिल रहा है और सबसे अधिक कीमत, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहां पर मिल रहा है। तो बात करें सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल की, तो इस वक्त पोर्ट ब्लेयर में मिल रहा है, जो भारत के अंडमान द्वीप पर है। यहाँ डीजल की कीमत 80 रुपये 96 पैसे और पेट्रोल की कीमत 87 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर है। ये कीमत सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी अगर पोर्ट ब्लेयर शासन की तरफ से पेट्रोल डीजल पर वेट को घटा दिया गया तो कीमतें और नीचे आ सकती है। जी आपको मालूम हो गया होगा कि सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल अभी कहां मिल रहा है। अब बात करते हैं कि सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहां पर मिल रहा है। तो शुल्कों में कटौती के बाद अब सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के जयपुर में है। यहाँ पेट्रोल 111 रुपये प्रति लीटर के भाव पर है, जिसके बाद मुंबई और आंध्र प्रदेश का स्थान है। अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के प्रति लीटर से नीचे आ गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में ये 107 रुपये और बिहार में 105 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर का कतरनी चावल, जर्दालू आम, मधु और अन्य जैविक उत्पाद ऑनलाइन मार्केट में भी उपलब्ध रहेगा। जहां कृषि विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क कर रहे हैं। उन कंपनियों से एग्रीमेंट होने के बाद भागलपुर के इन उत्पादकों को देश के किसी भी कोने में बैठे लोग ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए मंगा सकते हैं। जब देश के अलग अलग राज्यों में इन सामानों की डिलीवरी हो सकती है। जब भागलपुर में उत्पादित कतरनी चूरा चावल और जर्दालू आम को GI टैगिंग भी प्राप्त है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। जहां अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां कुल 13 राष्ट्रों के प्रमुख इस सर्वे में पीएम मोदी से पीछे हैं। जहां इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई के महीने में अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 84% दर्ज की गई। जहां ये वो वक्त था जब भारत कोरोना महामारी से बाहर निकल रहा था। इससे पहले जून में अप्रूवल रेटिंग जारी की गई थी, जिसकी तुलना में अब वे और बेहतर हुई है। जून में जहां प्रधानमंत्री की रेटिंग 66% थी, वहीं अब बढ़कर 70% हो गई है। दोस्तों पिछले दिनों तमिलनाडु से आए कुछ स्कूली विद्यार्थियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों के साथ लंबी बातचीत भी की। बातचीत के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो उन्होंने बिना देर लगाए जवाब दिया है कि वे सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देंगे। जहां दरअसल पिछले दिनों राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। उस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के मुलगुदु के सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों के साथ मुलाकात की। बीते दिनों उसी स्कूल के विद्यार्थी दिल्ली घूमने आए थे। जब दिल्ली आए उन बच्चों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनके आधिकारिक आवास पर उनसे मुलाकात की थी। जहां ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में स्कूली विद्यार्थियों के साथ आए एक व्यक्ति ने किसान आंदोलन का समर्थन करने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका
प्रियंका गांधी की सराहना की और कहा कि ये लोगों के पक्ष में आपके समर्थन को दिखा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे ये भी पूछ लिया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सबसे पहला आदेश क्या देंगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे महिलाओं को आरक्षण देंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि आप बच्चे को कौन सी एक चीज़ सिखाएंगे तो मैं उन्हें विनम्र होना सिखाऊंगा, क्योंकि विनम्र होने से आपकी समझ विकसित होती है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को मात दी थी। जब पाकिस्तान की जीत पर कई लोगों ने जश्न भी मनाया था, वहीं यूपी के रामपुर जिले में एक शख्स ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने पर अपनी ही पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यह शख्स ने अपनी पत्नी के अलावा ससुराल वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। यह रामपुर के अजीम नगर निवासी ईशान मियाँ ने यह शिकायत दर्ज कराई है। जी हाँ, ईशान मियाँ ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी राबिया शमसी और उसके परिवार ने T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े और व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के आधार पर भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाने का मामला हमारे संज्ञान में आने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि शादी के तुरंत बाद से पति पत्नी अलग रहने लगे। जब पत्नी अपने परिवार के साथ रहती थी और उसने पति के खिलाफ किए दहेज का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया है कि मामले की जाँच अभी भी जारी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब खुलकर प्रचार कर रहे हैं। राजभर ने कहा है कि जैसे राम के दूत हनुमान थे जो सीता का पता लगाने गए और लंका जला दिए, वैसे अब बीजेपी को खत्म करके ही ये हनुमान मानेंगे। अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि दूत की बात करते हैं, राम के दूत हनुमान थे, सीता का पता लगाने गए और लंका जला दिए, वैसे अब ये हनुमान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को खत्म करके ही माने गए। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोस्तों, देश में तमाम कानून बनने के बाद आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जब बिहार के वैशाली जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां एक 70 साल के बुजुर्ग को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग का कसूर बस इतना था कि प्यास लगने पर उसने एक हैंड पंप पर पानी पी लिया था। दरअसल ये दिल दहला देने वाली घटना वैशाली जिले से शनिवार को सलेमपुर गाँव में घटी, जहाँ हैंड पंप से पानी पीने के लिए गए बुजुर्ग की नल के मालिकों ने पीट दिया। घटना के कुछ देर बाद ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के बेटे रमेश सैनी ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि मेरे पिता मवेशियों के लिए घास लेने गए थे, उन्हें प्यास लगी और वे पानी के लिए एक हैंडपंप में गए। उनकी अनुमति के बिना पानी पीने से नाराज एक व्यक्ति और उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी। जब बाद में उनकी जान चली गई। हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मामले की जानकारी लगते ही वैशाली पुलिस अधिकारी राघव दयाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के लोगों ने बुजुर्ग की जाति भेदभाव के कारण उसकी पिटाई की थी। 6 नवंबर को बुजुर्ग की मौत हो गई। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भारी कमी हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में ओवरऑल 53% का गैप है। इसका मतलब यह है कि विभाग में जितने लोगों की जरूरत है उससे 53% कम लोग काम कर रहे हैं। इस मामले में बिहार फिलहाल टॉप पर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में इतना ज्यादा गैप किसी और राज्य में नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार के बाद दूसरे नंबर पर ओडिशा है। यहाँ 51% का गैप है, जबकि झारखंड लगभग 51% के साथ तीसरे स्थान पर है। बिहार की बात की जाए तो यहाँ स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर तथा स्पेशलिस्ट IPHS नंबर्स के अनुसार नहीं है। यह सबसे अधिक 77.79% गैप लैब टेक्नीशियन तथा 71.38% गैप फार्मासिस्ट में है। यानी कि जरूरत के हिसाब से बिहार में पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में आज से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बचे हुए लोगों को टीका लगाने पंचायतों में 8246 मोटरसाइकिल टीमें जाएगी। इस अभियान के लिए 604 पहिया मोबाइल टीकाकरण वाहन का भी इस्तेमाल किया गया है। जहाँ बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलों के DM और सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि कोरोना टीकाकरण और विशेष अभियान के तहत कम टीकाकरण वाली पंचायतों में लोगों को टीकाकृत करें। उन्होंने इसके लिए स्थानीय स्तर पर माइक्रो
स्तर पर योजना बनाकर टीकाकरण कार्य करने का निर्देश दिया है। यह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि मोटरसाइकिल टीम घर घर जाकर के टीके से वंचितों को टीका देगी। वहीं 604 पहिया कोरोना टीकाकरण वाहन पर रेस्पॉन्स टीम तैनात होगी। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव के लिए 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होना है। जहां छठ पर्व के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। जहां इस चरण में 37 जिलों के 63 प्रखंडों में वोटिंग होनी है। इसी बीच बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण के सीटों पर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी खत्म हो गई है। 10वें चरण में 8 दिसंबर को मतदान होना है। जब 10वें चरण में 99,863 उम्मीदवार मैदान में हैं। 10वें चरण के लिए मतदान 8 दिसंबर को होना है। पुलिस प्रशासन की टीम अपने अपने जिलों में जोरों शोरों से छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया जिले से सामने आ रही है, जहां शराब के ठिकानों पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी बुरी तरीके से जख्मी हो गए। मामला पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र के मखना गांव का है। यहां पुलिस को शराब के धंधेबाजों के ठिकाने की गुप्त सूचना मिली थी। जहां पुलिस ने जब इसकी जांच की तो फिर मामला सच पाया गया। पुलिस धंधेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची थी कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर लाठी डंडे से और पत्थर फेंक कर हमला किया। इस हमले में श्रीनगर थाना प्रभारी संतोष झा बुरी तरीके से जख्मी हो गए। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से लंबे समय तक चिपके रहते हैं तो सावधान हो जाएं। ये लत आपको बीमार बना सकती है। फेसबुक द्वारा कराए गए एक आंतरिक सर्वेक्षण में यह मामला सामने आया है कि उसके उपयोगकर्ताओं में से 12% यानी कि लगभग 36 करोड़ लोग ये लत नुकसान पहुंचा रही है। जब फेसबुक की लत उनकी नींद, कामकाज और बच्चों की देखभाल को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि कंपनी ने इस मीडिया रिपोर्ट को गलत बताया है। अमेरिकी समाचार पत्र वाला स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक के शोधकर्ताओं ने पाया है कि उसके प्रत्येक 8 में से 1 यूजर इस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक बना रहता है। फेसबुक ने इसे अपने प्लेटफॉर्म का समयग्रस्त उपयोग बताया है। जहां अखबार की शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ता ने किसी भी अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना में फेसबुक की लत वाले यूजर्स को सबसे खराब माना है। फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी मेटा ने अखबार की इस रिपोर्ट को गलत बताया है। कंपनी ने कहा है कि अखबार ने गलत धारणा स्थापित करने के लिए कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों के एक हिस्से का इस्तेमाल किया है जो गलत है। अखबार की रिपोर्ट में कंपनी द्वारा किए गए आंतरिक अध्ययन के हवाले से कहा गया है कि किस तरीके से इस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की लत लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के अध्ययन में भी ये कहा गया है कि उपयोगकर्ताओं के लिए फेसबुक दूसरे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना में बड़ी समस्या बन रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में सब्जियों की कीमत तो पहले से ही आसमान पर थी ही, अब आलू की कीमत भी जबरदस्त उछाल आ गया है। जहां बिहार में नया आलू थोक मंडी में 5 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया है। खुदरा में इसका भाव शनिवार को 14 रुपए किलो तक बढ़ाकर बेचा गया। जहां नया आलू की कीमत बढ़ने के कारण पुराना आलू भी 4 से 5 रुपए किलो महंगा हो गया है। बताया जाता है कि बिहार में नया आलू रांची और बेंगलुरु से आ रहा है। बिहार में फसल खेतों से निकल ही रही थी कि 2 बार बारिश हो गई। पटना आलू प्याज विक्रेता संघ के अध्यक्ष आलोक रंजन ने कहा है कि बारिश के कारण खेतों से फसल नहीं निकल पा रही है। जो आलू निकल भी रहा है वह टिकाऊ नहीं है। बिहार आते आते 10% डैमेज हो रहा है। आमद भी 300 की जगह 100 क्विंटल ही रह गई है। इसलिए नया आलू थोक भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले बिहार झारखंड के युवाओं के लिए काम की खबर है। जहां दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BIO ने ऑफिस असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जहां इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब पीने से पिछले कुछ दिनों में 40 लोगों की मौत के मामले को लेकर विपक्षी दलों ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। जहां उन्होंने इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रविवार को 15 सवाल भी पूछा है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि प्रशासन की मिलीभगत से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। शराबबंदी को लेकर अब लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार से बड़ी मांग कर दी है। आरजेडी
नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि बिहार से शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। जहरीली शराब से बिहार में हुई मौत के मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। विपक्ष ताबड़तोड़ बिहार सरकार पर सियासतवार कर रहा है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने यानी कि आरजेडी ने बिहार में शराबबंदी कानून को बिना शर्त वापस लेने की मांग कर दी है, यानी कि शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग की है। आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जहरीली शराब का मामला नहीं है, बिहार में शराबबंदी ही फेल है। शराबबंदी कानून ठीक है, लेकिन इसे गलत तरीके से लागू किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार सरकार जहां शराबबंदी कानून को लागू करने को लेकर आलोचना का सामना कर रही है, वहीं जमुई में शराब पीने के आरोप में भाजपा के जिला स्तरीय नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब बीजेपी के नेता शराब के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारियां शनिवार रात की गई। यह 4 जिलों में जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक मौतों के बाद अब सभी जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। यह चकई थाना के SHO RK तिवारी ने कहा है कि हमें सूचना मिली थी कि चकई थाना क्षेत्र के गोला गाँव में 3 लोग शराब पी रहे हैं। इसके बाद एक टीम ने छापेमारी की और हमने भाजपा IT सेल जमुई के जिला संयोजक भगवान पांडे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, बिहार में गया के टनकुप्पा में शनिवार शाम लक्ष्मी प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने पर SHO को गोली मारकर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ द्वारा अचानक हुए पथराव और फायरिंग में 2 सिपाही भी घायल हो गए। यह गया SHO ने बताया है कि विसर्जन के बाद वापस आ रहे लोग बाजा बजा रहे थे, जिस पर SHO ने आपत्ति जताई। एक व्यक्ति हुड़दंग कर रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा। आगे जाकर कुछ बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी का घेराव किया। गया के SHO आदित्य कुमार ने बताया है कि इस दौरान किसी ने फायरिंग की और SHO के पैर में गोली लग गई। यह झड़प के दौरान जो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, उनकी चिकित्सा जांच कराई गई। आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, आस्था के महापर्व छठ को लेकर कटिहार मनिहारी गंगा घाट पर विशेष तैयारी की गई है। इसको लेकर मनिहारी अनुमंडल SDO अपनी पूरी टीम के साथ खुद विधि व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दूं कि महापर्व छठ को लेकर अन्य जिलों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य सहित जिले के लोगों की संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कई तरह की व्यवस्था की गई है। मनिहारी SDO सिद्धार्थ कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खासकर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए छोटी गाड़ियों को घाट तक आने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा घाट में गोताखोर और मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। कुल मिलाकर महापर्व छठ को लेकर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन लोगों के सहूलियत के लिए मुकम्मल व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गंगा घाटों के अलावा तालाबों और वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए तो कटिहार में कई महत्वपूर्ण छठ घाटों का इलाका रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इन घाटों तक पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं होने से छठ व्रती और अधरदान करने के लिए लोग खतरे से खेलते हुए इन घाटों तक पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन अपने अधिकारियों और लोगों से मिले जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक से जुड़े ऐसे घाटों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ रेल ड्राइवरों को छठ के दौरान विशेष निर्देश देने की बात कर रहे हैं। जबकि ऐसे घाटों से जुड़े कमेटी के लोग छठ के दौरान हमेशा सजग रहने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।